हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो कर रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज कर रहे थे 50-50 नंबर वाला। ठीक है, इसमें हम लोग क्या आता था कि डेली बेसिस पर प्रत्येक सब्जेक्ट से 50-50 MCQ करते थे बदल बदल के। कभी हिस्ट्री का किए, कभी ज्योग्राफी का किए, कभी पॉलिटी का किए, या फिर कभी साइंस का किए, इस तरह से। और साइंस में अभी हमारा चल रहा है बायोलॉजी फ्रेंड्स। ठीक है, चूँकि ये सीरीज़ थोड़ा सा लेट आ रहा है, बीच में थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था। इसका वजह यह था कि अभी हमारा 360 डिग्री का भी सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिले हुआ था, और ये बीच बीच में अभी ये भी कंटिन्यू आता रहेगा सीरीज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और क्लास देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्किल में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुंचे और लोगों को इसका लाभ मिले। ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक है फ्रेंड्स, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो टीआरई की, या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग देखते हैं आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर होगा जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो जीन बैप्टिस्ट एंड डी लेमार्क ने। किसने किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। नेक्स्ट दिया है कि वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य, क्या दिया है? वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो ये किसे माना है? ये माना है क्रो-मैग्नोन मानव को। किसे माना है? क्रो-मैग्नोन मानव को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, कितने अरब वर्ष पूर्व? 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। मतलब 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है कि पृथ्वी पर क्या हुआ था? ये जीव का उद्गम हुआ था। नेक्स्ट दिया कि विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा है कि उद्गम विकास का मुख्य कारक क्या है? उद्गम विकास का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारक है इसका प्राकृतिक वरण। क्या है? प्राकृतिक वरण। जिसको नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, उद्गम विकास का मुख्य कारक क्या है? तो यह क्या है? प्राकृतिक वरण है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्या है? प्राकृतिक वरण। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ जो दिया है विकासवाद का सिद्धांत, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी प्रवर्तक देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, और इसमें आइए हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि जो कुछ सिद्धांत है उसके बारे में, जो नियम सिद्धांत है और उसके प्रवर्तक कौन कौन हैं। जैसे आप एक चीज़ याद रखिएगा अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकता। ठीक है फ्रेंड्स, अनुवांशिकता के बारे में। तो अनुवांशिकता के सिद्धांत के जनक कौन थे? तो ये थे मेंडल साहब। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है। ठीक है ना, इनको मेंडल में जानिए। ठीक है, मेंडल शॉर्ट फॉर्म में जानिए मेंडल, यानी कि मेंडल से मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उसी तरह जीव विज्ञान, किसका? जीव सिद्धांत। जो जीव सिद्धांत किसने दिया था? तो जीव सिद्धांत दिया था D.H. मॉर्गन ने। किसने दिया था? D.H. मॉर्गन ने। उसी तरह आपको एक है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्या है? उत्परिवर्तन। जो एग्जाम में पूछता है हम उसके बारे में बता रहे हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछता है उसके बारे में। क्या है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने। क्या दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। डी व्रीज ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक दो है और उसको भी देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। और दिया है फ्रेंड्स, जैसे बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कोशिका सिद्धांत। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में।
कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका का सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दिया है? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्क्रीन में लिखने पर होती है, ऐसे कॉपी पेपर पेन पर लिखना और उसके बजाय स्क्रीन पर लिखना थोड़ा सा ये है फ्रेंड्स। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, उसके बाद जाके एक और इम्पॉर्टेंट, ये तो कोशिका द्रव हो गया, एक और इम्पॉर्टेंट है जीव द्रव सिद्धांत। क्या है? जीव द्रव सिद्धांत के बारे में। जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया हर्टविग ने। किसने दिया है? हर्टविग ने। ये जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया? हर्टविग। इसको याद रखेंगे। एक और भी पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेता है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का नियम। तो ये किसने दिया? तो ये दिया लेमार्क ने। क्या दिया है? लेमार्क। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का नियम किसने दिया है? तो ये दिया है लेमार्क ने। एक और है, अभी आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। क्या पढ़ा है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन है ना, कौन दिए हैं? तो ये डार्विन साहब दिए हैं। कौन दिए हैं? ये दिए हैं डार्विन साहब। डार्विन साहब। ठीक है, ये डार्विन दिया है। ठीक है, एक है द्विनाम पद्धति। क्या है? द्विनाम पद्धति। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति किसने दिया है? तो ये दिया कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया है? कैरोलस लीनियस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस। ठीक है फ्रेंड्स, और एक है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इससे, डीएनए के बारे में। किसके बारे में? डीएनए। ठीक है, डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है। ठीक है, द्विकुंडलन मॉडल ये किसने दिया था? तो जो डीएनए का द्विकुंडल मॉडल है, ये किसने दिया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में तो ये मैक्सिमम टाइम पूछा है। ठीक है, इसमें जो आपका देखिए इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो डीएनए का हो गया, उसको याद रखेंगे। द्विनाम पद्धति वाला था अभी जो बताए थे, द्विनाम पद्धति, जिसके जनक कौन थे? कैरोलस लीनियस, ये था, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप एक याद रखिएगा जीव सिद्धांत के बारे में, जो जीव द्रव का सिद्धांत, ये किसने दिए थे? तो जो जीव द्रव का सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग दिए थे। वो एक कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत, इसका जो जनक थे वो कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान थे। ठीक है, एक उसको याद रखिएगा। और अभी एक तो यहाँ देखे ही थे आप नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत। क्या दिया है? उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? इसको अभी हम लोगों ने देखा है। ये किसने दिया है? ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। किसने दिया है? ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। अभी हमने पहले देखा भी है इसके बारे में। यहाँ दिया है आर्कियोप्लेटिक्स। क्या दिया है? आर्कियोप्लेटिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। कैसा पक्षी है? सबसे प्राचीन पक्षी है। जो सरीसृप वो पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। क्या है? जो सरीसृप वो पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। मैमथ किस जीव का पूर्वज नाम है? इसके बारे में आप सुने होंगे मैमथ। तो मैमथ जो है किस जीव का पूर्वज है? ये हाथी का। किसका है? मैमथ जो है किस जीव का पूर्वज है? वो हाथी का है। इसका हाथी का, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? ये मानी जाती है नीलहरित शैवाल की। पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरित शैवाल की। नेक्स्ट दिया कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल, क्या दिया? प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो ये हाइबरनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो ये हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है किस जीव में स्नायु तंत्र, क्या दिया? स्नायु तंत्र, दैट मीन्स नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो ये किस में होता है? ये तारामीन मछली में होता है। किस में होता है? तारामीन मछली, जिसको क्या बोलते हैं? स्टारफिश। क्या बोलते हैं? स्टारफिश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। यदि फ्रेंड्स आप तैयारी में तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 1 to 5 का कर रहे हो, 6 to 8 का कर रहे हो या 9-10 का कर रहे हो, ठीक है, टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं, इस सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स इस बुक से। चूँकि ये बुक जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बना हुआ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में तो भर भर के क्वेश्चन इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स।
पीआरटी में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं आपके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जीवाणु किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जीवाणु में यहाँ कहता है डायनासोर जो सरीसृप वर्ग में आते थे, किस वर्ग में? सरीसृप वर्ग में आते थे, उसका उदय कब हुआ था? तो मेसोजोइक युग में हुआ था, ठीक है। नीलहरी शैवाल, कह रहा है नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्रोमेटोफोर्स। क्या पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो ये होता है अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो किस में होता है? अनावृत बीजी एवं किस में होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। नीचे दिया है, देखिए बॉक्स में दिया है कि मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः क्या होता है? ऑक्सीकृत रक्त। कैसा रक्त? ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में एवं और संपूर्ण शरीर में क्या करता है? भेजता है। जो हमारे कहता है कि मानव हृदय का जो बायां नीला होता है प्रकोष्ठ, नीला प्रकोष्ठ, बायां नीला प्रकोष्ठ, वो क्या करता है? ऑक्सीकृत जो रक्त होता है को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में क्या करता है? इसको भेजता है, सर्कुलेट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया कि 5 जगत वर्गीकरण, क्या दिया है? 5 जगत वर्गीकरण की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। किसने प्रस्तुत किया? ये क्या? व्हिटकर साहब ने। किसने किया? व्हिटकर ने। 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया है? तो व्हिटकर ने दिया है। जंपिंग जीन, क्या दिया है? जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने की थी। कौन सा क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाया जाता है? तो कौन सा क्षार है जो डीएनए तथा आरएनए में पाया जाता है? ये पाया जाता है कि एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया और साइटोसिन हो गया, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा क्षार आरएनए और डीएनए में पाया जाता है? तो एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, डीएनए के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो डीएनए से आपको एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने की थी और कब की थी? इसका जवाब जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन का अगर कमेंट बॉक्स में जिसको अभी आंसर पूछते हैं उसका अगर आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन करते हैं तो उसी के बहाने आपको एक क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन जो आपको दिमाग में बहुत दिन तक रहेगा, ठीक है। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिए, चाहे जैसे भी दीजिए। अगर आपको ऐसे पता नहीं है तो आप गूगल करके दीजिए, गूगल के माध्यम से, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन दीजिए जरूर। चलिए नेक्स्ट कहता है ऐसे कौन से उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? पक्षी वर्ग में नहीं आता है तो कौन है? चमगादड़। ऐसा कौन सा उड़ने वाला जीव है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है? कौन? चमगादड़। जबकि चमगादड़ उड़ता है ना, लेकिन फिर भी ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ की बात करें तो कहता है चमगादड़ को उड़ने की क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया, ठीक है। इसको पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया, ये स्तनपायी के रूप में रखा गया। इसको किस रूप में रखा गया? स्तनपायी ग्रुप में रखा गया। वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर दैट मीन्स निशाचर जो भी कहिए, ठीक है, मतलब जो प्रायः रात में क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। जैसे मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया और उल्लू हो गया। कौन कौन हो गया? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ये सब कैसा जंतु है? ये सब रात्रि से जंतु है, निशाचर जंतु है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट दिया है, देखिए नेक्स्ट कुछ दिया है कि कुछ साधारण नाम है, कुछ साधारण नाम है तथा उनका वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कुछ साधारण नाम है और साधारण नाम देखिए जैसे यहाँ इधर है मानव, तेंदुआ, बाघ से, ये सब साधारण नाम है। और इसको वैज्ञानिक नाम में इसको क्या कहते हैं इसके बारे में दिया है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से क्या दिया है। जैसे मानव के बारे में दिया है, मानव को क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम मानव का क्या कहता है? इसको बोलते हैं हेमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? हेमोसेपियंस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलेंगे? हेमोसेपियंस। दूसरा दिया है तेंदुआ। तेंदुआ को क्या बोलेंगे? तो पैंथेरा। क्या बोलेंगे? पैंथेरा पार्डस। क्या बोलेंगे? पैंथेरा पार्डस तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। उसी तरह बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। क्या है? पैंथेरा लियो। और मटर का क्या नाम है? मटर का जो वैज्ञानिक नाम है यह है पाइसम एस्टाइवम। क्या है? पाइसम एस्टाइवम। नेक्स्ट बिल्ली के बारे में पूछे कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस।
क्या है? फेलिस कैटस। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा ट्रिंगा है। क्या है? राणा ट्रिंगा। धान के बारे में पूछे, थोड़ा चलिए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा स्टाइवा है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा स्टाइवा है। उसी तरह अगर सरसों का पूछ ले, सरसों का रस वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कम्पेट्रिस्ट। क्या है? ब्रेसिका कम्पेट्रिस्ट। किसका? सरसों का। उसी तरह चना का पूछ ले, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का है सीसर एरिएटिनम। क्या है? सीसर एरिएटिनम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और गाय का क्या है? तो गाय का है बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। और आम का क्या है? तो आम का है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये सब देखिए, इस कॉलम को याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस कॉलम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जिसमें देखिए इसके अलावे और भी है फ्रेंड्स, इसके अलावे कुछ नाम और भी है जो इसके व्यू से क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो इसमें जो कॉलम बॉक्स में दिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जब भी पूछता है तो ज़्यादातर इसी सब में से पूछता है। जैसे कभी आम का पूछ लिया आपको, गाय का पूछ लिया, चना का पूछ लिया, मेढक का पूछ लिया। ठीक है, इस सब का ही पूछता है ज़्यादातर। आपको आम का पूछता है, इसमें एक मानव का पूछता है। उसके बाद देखिए आपको एक सरसों एक गेहूं का पूछता है। देखिए मेढक का पूछता है। ठीक है, मेढक का पूछता है। उसके बाद जाके आपको एक देखिए ये बिल्ली का भी पूछता है, कुत्ता का पूछता है। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक, क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक, क्या दिया? अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न, जो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ये होती है देखिए ये ग्रेना और एस्ट्रोमा में। कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना एवं एस्ट्रोमा में। नेक्स्ट कहता है कि मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले रंग या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? किस संघ में? मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का जो रक्त होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है हिमोयासिन के कारण। किसके कारण? हिमोयासिन के कारण। और कहीं कहीं जो लिखा रहता है इसके बारे में हिमोसाइनिन के कारण। कहीं कहीं क्या पढ़िएगा आप? हिमोसाइनिन के कारण। ठीक है, यहाँ जिस तरह से लिखा है हिमोयासिन के कारण, उसी तरह से कहीं आप लिखे, अब अधिकतर जगह लिखा हुआ देखिएगा हिमोसाइनिन के कारण। किसके कारण? हिमोसाइनिन के कारण। और ये कहता क्या कहता है? मानव हृदय का जो बायां नीला है प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को क्या करता है? महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में क्या करता है? भेजता है। इसको तो हम लोग देख ही लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कवक मूल। क्या पाया जाता है? कवक मूल। कौन सा सहचर पाया जाता है? कवक मूल सहचर पाया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये कैसे जीव हैं? ये फफूंद है। ये किस तरह के जीव हैं? फफूंद है। ईस्ट और मशरूम जो है किस प्रकार के जीव हैं? ये फफूंद है। ये सब देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो है वन लाइनर फैक्ट्स है। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ याद रखना है। ठीक है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा? तो कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? सेल्यूलोज है। कौन सा? सेल्यूलोज। जहाँ कुछ समझाने वाला लगता है कि या कुछ समझाने वाला है, जहाँ जिसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जा सकता है, ठीक है, उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। बाकी ये सब जो है वन फैक्टर्स है, इसका जो है आप इसको सिर्फ याद रख लीजिएगा। जैसे कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। ठीक है, कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर्य होता है? तो ये कवक मूल है। ठीक है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है? लाइकेन किसके निर्मित होते हैं? लाइकेन जो होता है किससे निर्मित होता है? तो कवक और शैवाल से। लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक और शैवाल से। किससे होता है? कवक और शैवाल से। नेक्स्ट कहता है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वो फूल है, पुष्प। क्या है? पुष्प। पुष्प है। अच्छा, पुष्प से एक बात आप बताइए फ्रेंड्स कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। उसी तरह अगर पूछ लिया अगर आपको कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। एपीकल्चर दैट मीन्स मधुमक्खी पालन से संबंधित है। किससे? मधुमक्खी पालन से। अच्छा, उसी तरह आपको देखिए एक एपीकल्चर हो गया, दूसरा एक पूछ लेगा आपको सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं?
तो सेरीकल्चर में हम लोग रेशम कीट के को जो पालन का अध्ययन करते हैं, किसका करते हैं? रेशम कीट के पालन का, रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं इसमें हम लोग, किसमें? सेरीकल्चर में। अच्छा, उसी तरह अगर पूछ ले पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी हमने कहा एपी कल्चर, सेरीकल्चर और पीसी कल्चर, ये जो है तीनों पूरा कल्चर है, ऐसा नहीं हो कि इसमें कंफ्यूज कर जाइएगा, इसको एकदम बारीकी से याद रखिएगा। देखिए एपी कल्चर में किसका अध्ययन, एक बार हम बता देते हैं फिर से, एपी कल्चर में किसका अध्ययन हम लोग करते हैं? तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। उसी तरह सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर में किसका करते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। और बात करें पीसी कल्चर में, तो पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? मत्स्य पालन का। अब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है आपको एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अच्छा, ये तो फूलों का अध्ययन हो गया। अगर फलों का अध्ययन पूछ ले क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। इसको याद रखेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और एक दो है अध्ययन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सब जो है ये जब जीव विज्ञान का शाखा के अंतर्गत आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें अभी हम लोग पुष्प अध्ययन देख लिए, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर देख लिया। अच्छा, एक बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें एक है माइकोलॉजी। क्या आता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। और एक आता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों है, ऐसा है कि ये एग्जाम में जब पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है ना, कई बार। चूंकि माइकोलॉजी में अब देखिए एक होता है कवक का अध्ययन, एक होता है शैवाल का अध्ययन। अब आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसको पता नहीं चलेगा किसमें कवक का अध्ययन होता है और किसमें शैवाल का अध्ययन होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बेहद इंपॉर्टेंट ये जान लीजिए, एक है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? कवकों का अध्ययन करते हैं। किसमें? माइकोलॉजी में। उसी तरह फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में हम लोग करते हैं शैवाल का अध्ययन, ठीक है। किसका करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फाइकोलॉजी में। देखिए फाइकोलॉजी पूछे तो शैवाल का अध्ययन, अगर माइकोलॉजी पूछे तो कवक का अध्ययन, ठीक है। ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद कंफ्यूज करने वाला सवाल है, ठीक है ना। माइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? तो माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करेंगे। वहीं फाइकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? तो फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करेंगे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? शैवाल का अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए तो और आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने एक देखा था अभी पीसी कल्चर के बारे में। पीसी कल्चर में किसको? तो पीसी कल्चर हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन करता है। और एक और होता है इक्थियोलॉजी। क्या होता है फ्रेंड्स? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? इसमें मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, मछलियों का अध्ययन। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, जबकि इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं। चलिए तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। पुष्प तक हम लोगों ने देख लिया है। इससे आगे दिया है जैसे क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो यह है मैग्नीशियम। कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। कहता है कि अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो ये करते हैं वातक तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? वातक तंत्र के द्वारा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। और ये क्लोरोफिल का निर्माण भी कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ये मैग्नीशियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। कुनैन जो है आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए क्या करता है? प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है कि कुनैन जो है आवृतबीजी पादप का क्या है? उदाहरण है, जो किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होता है। सिनकोना नामक पादप की किससे? छाल से प्राप्त होता है तथा यह क्या करता है? मलेरिया के उपचार के लिए क्या है? बेहद प्रयोग किया जाता है। मलेरिया के उपचार में इसका बेहद प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? ये जो सिनकोना नामक पादप है, सिनकोना के छाल का, ठीक है। ये मलेरिया के उपचार में काम आता है फ्रेंड्स, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। ये जो सिनकोना वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये ऐसा पूछ लेता है कि मलेरिया के उपचार में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो सिनकोना के छाल का। किसका करते हैं? सिनकोना के छाल का। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कहता है सेब में पाया जाने वाला लाल रंग क्या कारण है? सेब में जो लाल रंग पाया जाता है उसका क्या कारण है? तो किस कारण से पाया जाता है सेब रंग? तो एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। सेब का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। और उसी तरह टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर का जो लाल रंग होता है उसमें किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है।
देखिए सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सहतूत का जो फल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस। सहतूत के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सहतूत का जो फल है उसका वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। नेक्स्ट कहता है सर्पों की विष ग्रंथियाँ, क्या कहता है? विष ग्रंथियाँ, जिसको बोलते हैं वेनम ग्लैंड्स, किस अंग के समान हैं? जो सर्पों का जो विष ग्रंथि है वो पूछ रहा है कि किस अंग के समान है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। ठीक है, कैसी है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। देखिए ये जो नेक्स्ट दिया है निपेंथिस, क्या दिया है? निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है और ये सीटेट का तो फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। और ये साइंस में देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। यहाँ तो लिखा है निपेंथिस खासियाना, ठीक है ना, इसको लेकिन एग्जाम में जब कोई पूछता है तो एग्जाम में ये इस नाम से कम और ज़्यादातर पूछता है पीचर प्लांट के नाम से। ठीक है, पीचर प्लांट के नाम से पूछता है कि पीचर प्लांट नामक पौधा कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, तो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इसको याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले, जो चट्टान पर जो भी पौधा पादप उग जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे शैलोदभिद। क्या बोलेंगे? शैलोदभिद। ठीक है, चट्टान पर जो चट्टान उट्टान पे उग जाता है ना छोटा छोटा पौधा, उसको क्या बोलेंगे? शैलोदभिद बोलेंगे। किसको क्या बोलेंगे? शैलोदभिद। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। घटपर्णी, ठीक है, घटपर्णी देखिए, घटपर्णी इसको भी बोलेंगे पीचर प्लांट ही। ठीक है, घटपर्णी इसको भी पीचर प्लांट बोलता है। घटपर्णी यानी कि कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स ये भी एक तरह का पौधा होता है। ठीक है, कुछ इस तरह करके होता है और इसका जो मुंह होता है फ्रेंड्स देखिए ऐसे करके ऐसे होता है, कुछ इस तरह का मुंह इसका खुला हुआ रहेगा। ठीक है, और इसका मुंह, इसके ऊपर एक पत्ता लगा रहता है ऐसे करके, इसका एक पत्ता लगा रहता है फ्रेंड्स ऐसे करके। ठीक है ना, जब भी इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा प्रवेश करता है और ये पत्ता ऐसे करके मुंह इसको क्या करता है? दबा देता है और वो अंदर में क्या करता है? ये जो है इसको, ये जबकि ये पौधा होता है इसको क्या करता है? कीड़ा का भक्षण कर लेता है, खा लेता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है कीटभक्षी पादप। ठीक है, तो वही कह रहा है कि घटपर्णी जो है, घटपर्णी यानी कि कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? कीटभक्षी पादप का। इसकी जो पत्तियां के पर्ण यानी कि फलक है ना, फलक घट यानी कि घरे के रूपांतरित हो जाते हैं, है ना, वही घरे के रूपांतरित हो जाते हैं। इस तरह से पूरा जो है इस तरह से एक घरा के रूप में ऐसे करके मुंह खुला हुआ रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, और वहाँ पर ऊपर से एक पत्ता जैसा एकदम इस तरह का रहता है और जो ही उस पर लगता है गिरता है तो वो पत्ता क्या होता है? इस झट से इसका मुंह बंद कर देता है। ठीक है, तो वही उसी के बारे में बोल रहा है कि इसकी जो पत्तियां के पर्ण होते हैं वो फलक घटक यानी कि घरे के रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो कौन करता है? ऊँट करता है, क्योंकि ऊँट के पास वो क्षमता है। ठीक है ना, कि आप अपने ये जो क्या करता है, अपना जो इसका आंत होता है वहाँ क्या करता है? ये पानी स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट कहता है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? ये कौन है? कोलोसल है, कोलोसल स्क्विड। कौन है? कोलोसल स्क्विड। सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड है। नेक्स्ट यहाँ नीचे एक लाइन लिखा है कि जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभयचर, या इसी को बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलेंगे? एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कौन हो गया? मेढक। ठीक है, मेढक आप देखते होंगे ये जल में भी रहता है और कहाँ रहता है? आपको स्थल पर भी रहता है, आपको दोनों जगह मिल जाएगा। इसलिए मेढक को किस प्राणी के अंतर्गत, किस ग्रुप में, वर्ग में रखेंगे? तो इसको रखेंगे एम्फीबियन वर्ग में। किसको? इसको क्या कहेंगे? कौन सा प्राणी कहेंगे? इसको उभयचर प्राणी कहेंगे। मेढक का जो गिनती है किसमें किया जाता है? इसका उभयचर प्राणी में किया जाता है, क्योंकि ये स्थल और थल दोनों पे रहता है, स्थल और जल दोनों पे रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का क्लास यहीं एंड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन जाते जाते आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर पिन करना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, किसे कहते हैं? मतलब इसका हिंदी आधुनिक वर्गीकरण का पिता। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोलते हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करना है। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये क्लास पहुँचे और लोगों को इसका लाभ मिले। चलिए, तो क्लास यहीं आज एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।